हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस 99 पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में वर्णमाला को पूरा ही कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको कोई और जरूरत दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है वर्णमाला से रिलेटेड। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, वर्णमाला से ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी हुई इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य वर्ण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। देखिए भाषा की सार्थक इकाई को सबसे पहले आता है दोस्तों वाक्य, फिर आता है उपवाक्य, फिर आता है पदबंध, उसके बाद पद, फिर उसके बाद अक्षर, फिर आता है ध्वनि, फिर लास्ट में आता है वर्ण। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं, इससे छोटा और कुछ नहीं है। उसके बाद ये पूछा जाता है दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि दोस्तों ओ आ से लेकर के अंग तक, अब को खो से लेकर के ज्ञ तक एक लाइन में लिखा हो उसे ही वर्णमाला व्यवस्थित समूह कहते हैं, जो एक लाइन में लिखा हो। तो दिया हुआ वर्ण के लेखन, देखिए वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 52 होती है। देखिए वर्णों के लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार मतलब बोलने के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसके अंतर्गत 10 स्वर्ण आते हैं, 10 स्वर्ण व्यंजन प्लस 35 व्यंजन आते हैं। 10 स्वर्ण आते हैं और 35 व्यंजन आते हैं। तो सबसे पहले स्वर्ण को हम देख लेते हैं, एक नंबर। तो स्वर वर्ण, ओ स्वर वर्ण के अंदर 10 आते हैं, जो कौन कौन सा है, ओ आ ई उ ऐ औ ये हो गए 10 स्वर, और आएंगे 35 व्यंजन, 35 व्यंजन। तो ये हो गए दोस्तों को वर्ग से लेकर के हो वर्ग तक जितने भी आते हैं, प्लस डो और ढो ये भी जुड़ जाएंगे, और इन दो ढो को इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद ये पूछा जाता है दोस्तों, इस संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा, देखिए 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छो, त्रो, ज्ञो और श्रो। अब ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि छो, त्रो, ज्ञो, श्रो इन किन किन शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये जो देख रहे आधा को, ये इसे कहते हैं हलंत कहते हैं। तो आधा को और सो से मिलकर बना है छो, आधा तो अरो से बना है त्रो, आधा जो और अरो से मिलकर बना है ज्ञो, आधा सो अरो से बना है श्रो। तो इसी के अंतर्गत पूछा जाता है कि अंत अस्त किसे कहते हैं। अंत अस्त, उसमें संधि और आगत व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंत अस्त दोस्तों यो, रो, लो, वो को अंत अस्त, और तालबिसो, मुदनिसो, दंतिसो और हो को उष्ण संधि, और जो और फो को क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। तो ये जो स्वर है दोस्तों, स्वर वर्ण, इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। जिसमें दोस्तों हमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ना है, पुलुत स्वर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों पुलुत स्वर से एग्जाम में अक्सर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे ओ, ई, उ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। देखिए जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऐ औ आदि। और पुलुत स्वर दोस्तों, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। पुलुत स्वर जिसके उच्चारण में हर स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं, जैसे राम, आम आदि। तो ये हो गए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा शब्द किस जगह से, हमारे गले के मुंह से किस जगह से निकलते हैं। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों उच्चारण के आधार पे वर्ण को बांटा गया है। जैसे सबसे पहले देखो उच्चारण के आधार पर वर्ण, तो देखिए दोस्तों कंठ, पहले आता है कंठ, फिर आता है तालु,
फिर आता है मृद, फिर आता है दंत, फिर आता है ओष्ठ। जैसे हो गया कंठ, मतलब डायरेक्ट कंठ से निकलने वाला कौन सा ध्वनि है, तो कंठ से जो निकलता है वो है को, खो, गो, घो, अंगो। ये जो दोस्तों बोलते समय हवा डायरेक्ट कंठ से निकलती है। फिर आता है तालु, मुंह के ऊपर वाले भाग में जीभ सटे उसे तालु कहते हैं। जैसे चो बोलने में हमारा जीभ जो है वो ऊपर तालु में सटता है, तो चो, छो, जो, चो, छो, जो, अड़ो, ये हो गया तालु। फिर आता है मृद, जैसे टो वन बोलने में क्या होता है दोस्तों कि जो हवा है वो डायरेक्ट मुंह के बीच वाले भाग से निकलता है। जैसे हो गया टो, ठो, डो, ढो, नो। उसके बाद आता है दंत, बिना दांत को सटाए हुए हम टो, ठो, टो, ठो, दो, धो, नो नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ओष्ठ, बिना ओष्ठ को सटाए हुए, बिना होठ को सटाए हुए हम पो वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे पो बोलेंगे तो होठ को सटाना पड़ेगा, पो, भो, भो, मो। इन शब्दों को बोलने पे क्या हो दोस्तों कि हमारा जो लिप है होठ, इसे सटाए बिना हम पो वर्ग का उपयोग। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि नासिक व्यंजन किसे कहते हैं, तो नाक से निकलने वाला जो शब्द है, बिना नाक को दबाए हुए हम अंग, 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 अड़ो, नो, नो, अमो को बिना नाक, इनको उपयोग कर बोलने के लिए हमारे नाक से आवाज निकलती है। फिर आता है दंत मूल, रो और लो को बोलने से हमारा दंत मूल। ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, इन दोनों का दांत और ओष्ठ होठ को मिलाए बिना हम वो का उपयोग नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं बोल सकते हैं। ओष्ठ, जैसे उ और उ बोलने के लिए हमारा ओष्ठ का आवश्यकता होता है, तो ओष्ठ प्लस कंठ, औ, अंग। फिर आता है दोस्तों मृद, री और सो। फिर आता है तालु, तालु में बोलने के लिए दोस्तों ई, यो और सो। फिर आता है कंठ प्लस तालु, तो ऐ। फिर आता है कंठ, तो ओ, आ, अं, ह। इन्हें बोलने के लिए हमें कंठ का उपयोग, डायरेक्ट कंठ से हवा निकलते हैं। और ये दोस्तों जो हमारा आखिर अंग और आ को आयोग कहते हैं और अंग को विसर्ग कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है दोस्तों वर्णमाला यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे व्यंजन संधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्यंजन संधि को सही से नहीं देखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।